नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद किसी हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई या नहीं, इसकी जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व संस्थान यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा सर्वे किए जाने को मंजूरी दे दी है। लेकिन फैसले के कुछ ही घंटे के अंदर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। कमेटी की ओर से वकील निजाम पाशा ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की बेंच के सामने अर्जेंट हियरिंग यानी कि तुरंत सुनवाई, त्वरित कार्रवाई और तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए यह मुद्दा उठाया है। 5 जजों की बेंच आज भी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील निजाम पाशा ने कहा कि मैंने आपको एक ईमेल भेजी है, कृपया उन्हें सर्वे आगे बढ़ाने से रोका जाए। इस याचिका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तुरंत ईमेल देखता हूं और सुनवाई की तारीख तय करता हूं। तो ज्ञानवापी का यह मामला कुछ ही घंटों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर क्या रुख रहता है, लेकिन यह मुद्दा है क्या विस्तार से समझते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। पूरा मामला क्या? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज वाराणसी के जिला जज के 21 जुलाई के उस आदेश पर मुहर लगा दी जिसमें ASI को निर्देश दिया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ये जानने के लिए विस्तार से वैज्ञानिक सर्वे किया जाए कि वो किसी मंदिर के ऊपर बना है या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिला कोर्ट का फैसला न्यायिक और सही है और इस कोर्ट के दखल की कोई जरूरत नहीं। मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि इससे ज्ञानवापी परिसर को नुकसान होगा। इस पर हाईकोर्ट ने आज कहा कि न्याय की खातिर वैज्ञानिक सर्वे जरूरी है। सर्वे से ट्रायल कोर्ट को फैसले में मदद मिलेगी। सर्वे में इमारत को नुकसान के दावे में कोई दम नहीं। ASI के अपने हलफनामे में खुदाई न करने की बात कही। ASI के मुताबिक वो परिसर में सिर्फ फोटोग्राफी और रेडार अध्ययन करेगा। इसके बाद ASI ने कहा कि वो शुक्रवार से ज्ञानवापी में सर्वे फिर शुरू कर देगा। उधर मस्जिद कमेटी अब भी अपनी इस बात पर कायम है कि सर्वे से ढांचे को नुकसान हो सकता है। मस्जिद कमेटी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। फैसले के बाद कोर्ट में दोनों ही पक्षों ने क्या कहा, आइए आपको वो सुनाएं। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि ASI ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब ASI ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो ASI ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए। तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, जिससे कि कोई राहत मिल सके। ASI सर्वे का विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि सर्वे से ज्ञानवापी के ढांचे को नुकसान होगा। इस पर ASI ने अपने हलफनामे में कोर्ट को विस्तार से ये आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया है, आइए आपको वो बताएं। ASI ने कहा कि सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। वैज्ञानिक सर्वे में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तहखाने में मलबा हटाने के लिए कुदाल फावड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर में कोई खुदाई नहीं की जाएगी। ASI पुरातत्व महत्व के भवनों और अवशेषों की निगरानी और संरक्षण करता रहा है, लेकिन ASI के इस सर्वे में वो परिसर में मौजूद वो वजू खाना शामिल नहीं होगा जिसमें हिंदू पक्ष के मुताबिक वो एक शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बताता है, यानी कि फाउंटेन।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजू खाने को सील किया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर गिरा दिया गया। उधर मुस्लिम पक्ष की एक दलील यह भी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल कानून के तहत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को नहीं छुआ जा सकता। यह समझना जरूरी है कि यह कानून क्या कहता है, इसलिए आइए इस कानून के बारे में बात करते हैं। यह कानून 1991 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के समय बनाया गया था। इसका मकसद पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति बदलने से रोकना था ताकि नए विवाद खड़े ना हो। आपको इस बात की पृष्ठभूमि बता दें, दरअसल उस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, बाबरी मस्जिद आंदोलन चल रहा था और उसी का ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाया गया। इसके तहत पूजा स्थलों की स्थिति वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी, यानी कि आजादी के दिन। लेकिन आजादी से पहले से चले आ रहे अयोध्या के राम मंदिर केस का इस कानून के दायरे में कोई लेना देना नहीं था, वो इस कानून के दायरे से बाहर था। बीजेपी ने तब भी इस कानून को बनाने का विरोध किया था। अब भी बहुत सारे बीजेपी के नेता इस कानून का विरोध करते हैं और इस कानून को चुनौती देने वाली ताजा याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय की दलील क्या है, ये सुन लेते हैं और उसके विरोध में लेखक हिलाल अहमद की दलील क्या है, आपको वो भी बताते हैं। नाम है ये प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थल कानून, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेस ऑफ प्रेयर को बचाने के लिए। एक होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, एक होता है प्लेस ऑफ प्रेयर, एक होता है पूजा स्थल, एक होता है प्रार्थना स्थल। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं, पूजा स्थल कहते हैं। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप इसलिए कहते हैं, एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, एक बार भूमि पूजन हुआ, भगवान को वहां पे आह्वान करके अगर विराजमान कर दिया गया, तो उसके बाद वहां पे तोड़फोड़ करने, वहां की नींव को तोड़ने, दीवार की तोड़ने या गुंबद को तोड़ने से वहां के धार्मिक प्रवृत्ति नहीं बदलती, जो धार्मिक उसका महत्व वो नहीं बदलता, भले ही वो गुंबद तोड़ दिया जाए, जब तक कि वहां विसर्जन नहीं होता। इसीलिए चाहे वो महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा होती है, बंगाल में देवी जी की पूजा होती है, तो वहां पे विसर्जन किया जाता है। हमने ये कहा कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप में विसर्जन किए बिना धार्मिक स्थान बदला नहीं जा सकता, प्लेस ऑफ प्रेयर को बदला जा सकता है। कांग्रेस ने जो कानून बनाया 1991 में, नाम तो रखा उसका प्लेस ऑफ वर्शिप, लेकिन एक्चुअल में वो प्लेस ऑफ प्रेयर यानी मस्जिदों को बचाने के लिए किया। दूसरा हमने इसमें दलील दिया है, भारत एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु राष्ट्र है। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू मेक ए सोवरेन भारत। सोवरेन भारत का मतलब गुलामी की निशानी नहीं, गुलामी की पहचान नहीं, गुलामी की मानसिकता नहीं। तो हम लोग जो गुलामी के दौरान अगर कुछ हमारी संस्कृति पे कुठाराघात हुआ, हमारे पौराणिक स्थलों पे कोई कुठाराघात हुआ, हमारे आध्यात्मिक स्थलों पे कुछ कुठाराघात हुआ है, उन सबको दूर करना ये संविधान का प्रियम्बल कहता है। आप भी पढ़िए, संविधान के प्रियम्बल में लिखा है सोवरेन, पहला शब्द ही है सोवरेन, संप्रभु भारत यानी गुलामी के निशानी से मुक्त भारत। ऐसे में ये कानून बिल्कुल गलत है। ये हमारे राइट टू जस्टिस यानी कोर्ट जाने के अधिकार को रोकता है, ये इक्वलिटी को रोकता है। ये जो कानून है इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और मुझे लगता है कि इसको जानना अच्छी तरह से जितने लोगों ने इस पर टिप्पणी की है वो शायद ये भूल गए कि ये कानून दो चीजों पर लागू नहीं होता है। उस जमाने में नहीं होता था जब 1991 में इसको बनाया गया था। पहला चीज ये थी कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो इसकी परिधि में नहीं आना था, ये कानून जिस समय में पारित हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो भी संरक्षित इमारतें हैं, यानी संरक्षित इमारतों का मतलब जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो भी इसकी परिधि में नहीं आती। तो सबसे पहली चीज तो ये मानना कि ये कानून अपने आप काम करेगा एक मैकेनिकल चीज है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और हमेशा याद रखिए कि कानून जो होता है वो तभी कारगर होता है जबकि उसके ऊपर सकारात्मक राजनीति हो। इस समय में यहाँ पर कोई सकारात्मक राजनीति की संभावना तो हमको नजर नहीं आ रही। इसलिए अगर इस कानून के होने के बावजूद भी कहीं किसी इमारत के मजहब को जानने की बात आती है तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो हमारा सार्वजनिक विमर्श है वो काफी हद तक
जिसे हम अब वो शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सांप्रदायिक होता चला जा रहा है। और यही कारण है कि ये जो दो टेक्निकल इश्यूज हैं, यानी बाबरी मस्जिद जैसे किसी भी विवाद का इसमें ना आना, और साथ साथ में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संरक्षित इमारतें हैं उनका इसकी परिधि में ना आना, इसको एक बार फिर से नई समझ के लिए, नई इंटरप्रिटेशन के लिए खोल देती है। तो इसीलिए केवल ये मानना कि ये कानून है और इसके तहत ही काम चलेगा या इसके तहत ही इस तरह के जो पुराने विवाद हैं उनका हल होगा, मुझे लगता है कि सही नहीं है। वैसे राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह मुद्दा गर्मा गया है। इसे लेकर राजनीति भी कम नहीं हो रही है, और ऐसा मुद्दा है ये वाला, एक इस तरीके का मुद्दा है जो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की क्षमता रखता है। तो हम पहले भी देख चुके हैं। यही वजह है कि इस मामले में राजनीतिक दल भी पीछे नहीं है। आज के फैसले का उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। इससे पहले कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इसे मस्जिद कहने पर विवाद ही होगा, इस वजह से इसको मस्जिद ना कहा जाए। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। और अब बात हरियाणा के नूह जिले में सांप्रदायिक हिंसा से पैदा तनाव की। सोमवार से शुरू हुई इस हिंसा के सिलसिले में अब तक अलग अलग जगहों पर 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 78 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। वो इसलिए कि कहीं फिर से एक तनाव की स्थिति ना बन जाए। हरियाणा के 5 जिलों में नूह से शुरू हुई इस हिंसा का असर दिखा। इन 5 जिलों में 93 एफआईआर दायर की गई हैं, जिनमें से करीब 45 अकेले नूह में, 23 गुरुग्राम में और 18 एफआईआर पलवल में दायर की गई, यानी कि आसपास के जो इलाके हैं। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने यह जानकारी दी। इस बीच नूह में तनाव जो बना था, उस बीच तनाव भरी शांति बनी हुई, यानी कि एक अजीब सा एक माहौल है नूह में, जहां पर तनाव है लेकिन शांति। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। नूह में बुधवार देर रात तौरू इलाके के वार्ड नंबर 13 में 2 मस्जिदों में आगजनी की घटनाएं सामने आई थी, जिनकी जांच चल रही है। नूह में कर्फ्यू में भी आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राहत दी गई ताकि लोग आम जरूरत का सामान खरीद सकें। नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर में आज दोपहर 1 से 4 बजे के बीच इंटरनेट सेवाएं बहाल की गईं ताकि परीक्षार्थी ग्रुप सी की पोस्ट के इम्तिहान CET के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। इसके बाद फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इंटरनेट पर यह पाबंदी 5 अगस्त रात 12 बजे तक लगी रहेगी ताकि अफवाहें न फैल पाएं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक सोशल मीडिया ने नूह में हिंसा भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई और 21 जुलाई के बाद से सोशल मीडिया पर किस तरह की हरकतें चल रही थीं, इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। हरियाणा का यह नूह जिला मेवात इलाके में पड़ता है। मेवात इलाका हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं में भी फैला हुआ है। अगर हरियाणा की सीमा के अंदर नूह जिले की ही बात करें तो 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट में नूह को देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया गया, सबसे बैकवर्ड देश का। सरकार कह रही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे जैसे करीब 50 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर इस जिले को देश का सबसे पिछड़ा जिला माना गया।
और ये सब तब जब ये दिल्ली के इतने पास, आप सोच सकते हैं, बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर, जबकि इसके साथ लगा हिंदुस्तान का सिंगापुर कहा जाने वाला गुरुग्राम, वो यहां से महज 20 किलोमीटर दूर। इंडिया इन पिक्सेल्स वेबसाइट के मुताबिक साल 2019-2020 में जहां गुरुग्राम की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष यानी कि पर कैपिटा इनकम 7.4 लाख रुपए थी, यानी कि एक इंसान की एनुअल इनकम, वार्षिक कमाई 7.41 लाख रुपए थी, वहीं नू की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय 1.15 लाख रुपए थी। 20 किलोमीटर में यह फासला आप देखिए, दो जिलों में 6 गुने से भी ज्यादा अंतर, जबकि दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। नू में 75% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की, जिनमें से अधिकतर मेव मुस्लिम, इसीलिए इसका नाम मेवात है। मेव मुस्लिम इस्लामी और हिंदू दोनों ही परंपराओं का पालन करते हैं। यह इलाका मवेशियों के व्यापार के लिए जाना जाता रहा है ऐतिहासिक तौर पर, लेकिन अब अपराध को लेकर के भी सुर्खियों में रहता है। यहां से पेशेवर अपराधियों के कई बड़े गैंग सक्रिय हैं जो दिल्ली और आसपास तक के कई इलाकों में अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। क्या है इस जगह का इतिहास और क्यों दिल्ली और गुरुग्राम से सटा हुआ ये नू इतना पिछड़ गया, इतना पीछे रह गया? हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मेवात इलाका, इसका फैलाव हरियाणा से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक है। हरियाणा में नू मेवात का मुख्य शहर है। सोमवार को नू दंगे की भेंट चढ़ गया। एक शोभा यात्रा के दौरान शहर में बड़े पैमाने पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घंटों पथराव और फायरिंग हुई। इस हिंसा में केवल नूह में ही 4 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा पुलिस इसे बड़ी आपराधिक साजिश बताते हुए जांच कर रही है। अलग अलग SITs बनाए जा रहे हैं और हर SIT को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। हमने भी इस दंगे के पीछे की वजह टटोलने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि नासिर और जुनैद की हत्या के आरोपी मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया के जरिए इस शोभा यात्रा में आने का खुला चैलेंज दिया था। पूरे मेवात में मोनू मानेसर को लेकर पहले से गुस्सा था। इसी बीच फरीदाबाद के बिट्टू बजरंगी का एक बयान आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। इस मामले में 2 वीडियोस हैं। एक तो मोनू मानेसर की है। मोनू मानेसर 3 मर्डर कर चुका है पिछले 6 महीने और उसको वो वांटेड है पुलिस का। इसके अलावा भी उनके पास 6-7 केस हैं। वो चैलेंज देकर ये कहता है कि मैं मेवात आ रहा हूँ, जबकि मेवात पुलिस उसको ढूंढ रही है, राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है। एक इससे लोग भड़के हुए थे कि भाई वो आप आ रहा है और चैलेंज दे कह रहा है जो वांटेड है। दूसरा एक बिट्टू बजरंगी है फरीदाबाद से, उन्होंने ये वीडियो डाला बाकायदा 31 तारीख को सुबह कि मैं पाली में हूँ, मैं आ रहा हूँ, ससुराल आ रहा हूँ और अपने जीजा का स्वागत नहीं करोगे क्या, माला नहीं डालो। तो उससे यूथ खासकर वो भड़का हुआ। लोगों का कहना है कि इसी का फायदा आपराधिक तत्वों ने उठाया और हिंसा के लिए हथियार लेकर पहुंच गए। मेवात में साइबर अपराधी इतने ज्यादा हैं कि इसे नया जामताड़ा भी कहते हैं। पूरे मेवात में इस इकलौते साइबर थाने को दंगे के दौरान खास तौर पर निशाना बनाया गया और रिकॉर्ड नष्ट करने की कोशिश की गई। मेवात साइबर अपराधियों का गढ़ है, इसे जामताड़ा भी कहते हैं और पूरे मेवात में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए एक ही थाना है जो सामने है और ये थाना नूह में है। जिस दिन दंगा हुआ उस दिन इस थाने को टारगेट किया गया, थाने का पूरा सामान तहस नहस कर दिया गया, थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले करीब 5000 पुलिसकर्मियों ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत पूरे मेवात में
साइबर अपराधियों के ठिकानों पर रेड की थी और शायद जो अपराधी हैं उन्होंने दंगे के बहाने अपना गुस्सा दिखाया है और इस थाने में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इंसिडेंट्स तो यही बता रहे हैं कि अब वो डिजिटल जो है क्राइम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वहाँ पर होगी है और उनको लगा कि जो पहले ट्रेडिशनल क्राइम करते थे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा उनके लिए। वो जब एक बार कहते हैं ना, एक आदमी अब चोरी करना स्टार्ट हो जाए तो फिर अल्टीमेटली वो ग्रेजुएट होता चला जाता है ज़्यादा पैसा। तो इसमें ना तो इन्वॉल्वमेंट है, ना आपको कहीं जाना है, ना आपको कोई वेपन्स लेने, ना आपको गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है, आपको सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है। और तो डिजिटल क्राइम वहाँ पर डेफिनेटली बढ़ गया है। पुलिस ने जो 116 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं उनमें कई पुराने अपराधी हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो मेवात में 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है। इसमें 75% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ अपराधियों के 100 से ज़्यादा पेशेवर गैंग हैं जो बाइक चोरी, गाय चोरी, लूटपाट, अपहरण, हत्याओं और साइबर क्राइम में शामिल हैं। जानकार कहते हैं कि अब तक मेवात में क्राइम तो सुना था, लेकिन क्राइम से कम्युनल एंगल पहली बार आया है। अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स है, हो सकता है उसमें कुछ जो है क्रिमिनल एंगल या लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स जो है वो रही होगी, जिसने कुछ जो है सोशल मीडिया या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट जो रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई सेटल स्कोर करने की कहीं ना कहीं चीज़ें रही होगी और उसमें शायद हो सकता है कुछ ये कुछ कॉन्स्पिरेसी एंगल भी रहा हो और कुछ उसमें जो पथराव वगैरह जो किया गया या जो अटैक वगैरह हुए हैं या उसमें फिर फॉलो अप दूसरी तरफ से भी अटैक हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर इसमें जो है कम्युनल एंगल शायद अभी लगता है कि रिसेंटली आया है। लोगों का कहना है कि हिंसा के पीछे दोनों तरफ के अपराधी हैं। यहाँ दो समुदायों के बीच में झगड़ा नहीं था, यहाँ समुदायों की झगड़े की बात ही नहीं थी। ये झगड़ा था दोनों तरफ से गुंडा तत्वों के बीच में, क्योंकि उधर भी गुंडे थे और इधर भी गुंडे एक्सेप्ट कर रहे थे जो चैलेंज वो थे। समुदाय ना पहले लड़े हैं ना अब लड़े हैं। जहाँ तक कम्युनल एंगल की बात, क्रिमिनल्स की इन्वॉल्व तो अभी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से थाने पर अटैक हुआ है या जिस तरह से दूसरी चीज़ों को की तरफ ये हुआ है, मैं समझता हूँ कि जांच में अगर आएगा तो हो सकता है ये एंगल भी दिखे कहीं ना कहीं कि जिस तरह से यहाँ पर रेड वगैरह हुई, ये हुआ सारा, उनका गुस्सा उन क्रिमिनल्स ने निकाला हो। इसमें कुछ शरारती तत्व इसके अंदर मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ होके नहीं देख रहे भी क्या हो रहा है, तो इस हिसाब से ये हुआ है। दोनों पक्षों से? एक पक्ष से हुआ है। अभी दोनों पक्षों तो मैंने देखा ही नहीं है। दोनों पक्ष तो आए थे, वो मंदिर की यात्रा के लिए आए थे। मेवात हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाकों में से है। यहाँ ना अच्छे स्कूल हैं और ना अच्छे अस्पताल, दूसरी सुविधाओं का भी अभाव है। करीब 56% लोग ही शिक्षित हैं। इसीलिए कई जगहों पर युवाओं का झुकाव अपराध की तरफ ज्यादा है। दंगे के कारणों की जांच अभी चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में क्राइम, क्रिमिनल्स और कम्युनल एंगल के तार आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नूह से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नूह में तो कर्फ्यू है, इसलिए तनाव भरी शांति है, लेकिन गुरुग्राम में उसके बाद जो हिंसा हुई उसकी हलचल अब भी दिख रही है। गुरुग्राम में जिस तरह से कई झुग्गियों को तोड़ा गया, आग के हवाले झोंका गया, दुकानों को जलाया गया, उसके बाद वहां बाहर से मजदूरी करने आए कई लोग घबराए हुए। ऐसे कई लोग गुरुग्राम छोड़कर अपने अपने राज्यों को वापस जा रहे हैं। उनके घरों पर ताले लगे हुए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने ऐसी जगहों का दौरा किया और वहां लोगों से बात की। हम इस वक्त गुड़गांव में हैं और यहाँ से जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहाँ से लोगों का पलायन जारी है, घरों में ताले लगे हुए। कल शुक्रवार है, जुमा है और जुमा की नमाज होती, जिसको लेके पहले भी कई बार विवाद हुआ। अब यहाँ पर कल जुमे की नमाज है। प्रशासन के लिए भी और मुस्लिम संगठन जो हैं, धार्मिक संगठन हैं, उनके लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन इस बीच कुछ बड़े जो मुस्लिम नेता कह लीजिए, समाज सेवक कह लीजिए, संगठन कह लीजिए, उन्होंने अपील की है कि जुमे की नमाज जो है वो लोग मुसलमान अपने घरों में पढ़ें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद हैं। सर, आपका पूरा परिचय।
जनाब, मैं चेयरमैन हाजी शहजाद खान, मुस्लिम एकता मंच, गुड़गांव, हरियाणा। तो क्या अपील की है आप लोगों ने? कल जुमा है, क्या तैयारियां हैं? हमने अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, खासकर गुड़गांव वालों से ये अपील की है कि जिस महल्ले के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर मस्जिद हैं, आस-पास में जाकर नमाज़ पढ़ लें। अदरवाइज़ अगर कहीं दूर है, वहाँ मस्जिद नहीं है, तो वहाँ अपने घर में 2, 4, 5 आदमी इकट्ठे होकर खुतबा करके जुमे की नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि जुमे की नमाज़ अलग में नहीं होती, तो 2, 4, 10, 5 आदमी होना ज़रूरी है। और हम अपने लोगों से अपील की है कि क्योंकि गुड़गांव के अंदर धारा 144 लगी हुई है और उसका उल्लंघन ना हो, कहीं भी नमाज़ पढ़ते हुए आते जाते 2, 4, 5 आदमी दिखाई ना दें। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कल को गुड़गांव का माहौल ख़राब करें, आते जाते आपको टोकें, तो इसलिए बाहर निकलने की एहतियात बरतें। तो आपने कुछ प्रशासन से भी को लिखा है? क्या लिखा है प्रशासन को? नहीं, हमने प्रशासन की और हमारी यही बात हुई कि हम अपने लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि बाहर कम से कम निकलें और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने घरों में और कहीं इकट्ठे होकर जुमे की नमाज़ पढ़ें जिनके आसपास मसाजिद ना हो। आप कह रहे हैं कि अपने घरों में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं लोग, माहौल ख़राब है इस वजह से? हाँ, नहीं, बिल्कुल, जहाँ जिस सेक्टर के अंदर, जिस महल्ले के अंदर, जिस कॉलोनी के अंदर मस्जिद नहीं है, वो कहीं पर एक जगह अपने घर में 10-5 आदमी, क्योंकि जुमे की नमाज अकेले नहीं होती, खुतबे के साथ में होती है, इसलिए वो जुमे का एहतमाम रखते हुए अपने घरों में, अपने महल्ले के अंदर नमाज़ पढ़ें। ये आपको यहाँ ताला नज़र आएगा, आगे आएंगे, देखिए लगातार जो लाइन से कतार में घर हैं वहाँ पर ताला लगा हुआ है। देखिए घर, ये ताला लगा हुआ है, इस घर में भी ताला लगा हुआ है। लगातार आप देखें आसपास के पूरे इलाकों में लोग अपने घर छोड़ के जा चुके हैं। ये देखिए सामने भी घर में ताला लगा हुआ है। तो जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ज़्यादातर लोग पिछले लगातार कई दिनों से पलायन कर रहे हैं और ये मिडिल क्लास लोग हैं जो रोज़ कोई ऑटो चलाता है, कोई मैकेनिक है। इन सबको लगता है कि अभी कुछ दिन माहौल ख़राब है, तो कोई राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, सब अपने घरों को निकल के चले गए हैं। और जब लोग, उनका कहना है कि उनको प्रशासन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में माहौल ख़राब नहीं था, लेकिन गुड़गांव में इस तरीके से दर्जनों दुकानें जलाई गई, होटल जलाए गए, चाहे वो बादशाहपुर में हो, सेक्टर 57 में हो। उसके बाद लोगों को लग रहा है कि उन्हें प्रशासन पर विश्वास नहीं कि अगर मॉब आई तो उनकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं। बस रह गए हैं तो ये लटकते ताले। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुड़गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नफरती प्रयोग के राजनीतिक परिणाम भले मिले न मिले, लेकिन आर्थिक नुकसान तुरंत दिखता है जो सबको बराबर चोट पहुंचाता है। गुरुग्राम में हिंसा फैलने का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। इकोनॉमिक कॉस्ट है इसका, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के कारोबार पर। कई ट्रक ड्राइवर डर कर काम छोड़कर चले गए और उसका खामियाजा अब गुरुग्राम की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। ये वो गुरुग्राम है जैसा हमने आपको दिखाया, जिसकी पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है। ये वो गुरुग्राम है जिसको सिंगापुर ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं और यहाँ पर काम करते थे ये मजदूर। आप ये समझिए कि ये मजदूर गुरुग्राम की बैकबोन थे। आज वो बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई महसूस हो रही है और गुरुग्राम की छवि को इस हिंसा की वजह से चोट पहुंचती हुई दिख रही है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। नूह में हिंसा हुई, उसका प्रभाव गुरुग्राम पे पड़ा, सोहना में आगजनी हुई, बादशाहपुर में हुई और नुकसान उठाना पड़ रहा है यहाँ की अर्थव्यवस्था को। लोग डरे हुए हैं, दफ्तर नहीं आ रहे हैं, मजदूर पलायन कर गए हैं सैकड़ों की तादाद में। हमारे साथ गुरुग्राम के कुछ नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है और क्या स्थिति है। सर, आपका पूरा परिचय दीजिए। गिरिराज ढींगड़ा, गुड़गांव से हूँ मैं और मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, डीलरशिप का काम है और समाज में सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर बताइए, आपके काम में अभी आपसे बात हो रही थी, बताइए कितना प्रभाव पड़ा है आपको? आपके ट्रांसपोर्ट का काम है, कितने ट्रक्स चलते हैं आपको और क्या इम्पैक्ट है इस हिंसा का आपके ऊपर? इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ रहा है कि जो स्टाफ है सब गाड़ियां खड़ी कर करके भाग गया अपने अपने घर, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे कोई सा भी है। हर आदमी इस टाइम सहमा हुआ है, जबकि मेरे को गुड़गांव में ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मेवात में है, मेवात में अभी सारे के सारे जो हैं वो चल रहा है कि भाई किस तरीके से अपने आप को संभालें और भाईचारा को कैसे कायम करें। अभी मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ आओ और यहाँ बैठ के इन लोगों को समझाओ
कि किसी तरीके से हम एक होके वापस चले, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ करा नहीं है। मुझे लगता है कि स्थिति सामान्य होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्थिति वैसे गुड़गांव में सामान्य है और लोगों से अपील है कि भाई वो अपने काम पे आएँ। जो भी उनको ऐसा कोई नहीं है, गुड़गांव में शांतिपूर्ण वातावरण रहा है और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से पहली बार ही ऐसी घटना हुई है जब से हरियाणा बना है। क्योंकि नूह का कुछ ना कुछ असर तो यहाँ पे हुआ है, तो उससे ज़्यादा मीडिया वाला ने कुछ ज़्यादा भी दिखाया कि भाई बहुत बड़ी घटना हो गई। ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे और इम्पैक्ट ज़रूर आता है। जो बाहर के लोग आते हैं वो डरते हैं। कुछ जो मेवात से लोग यहाँ काम करने आते थे वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं कि शायद गुड़गांव में कुछ और दुर्घटना ना हो जाए हमारे साथ। तो व्यापारी तो वही चाहता है सब कुछ शांत रहे, काम धंधा आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। तो व्यापारी आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और दंगे राजनीति के लिए किसी को लाभ और हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नफरत से भड़की हिंसा में जीत किसी की नहीं होती और नुकसान सबका होता है, जैसे कि आप सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में देख रहे हैं। इस हिंसा में एक मस्जिद के इमाम की मौत हुई तो वहीं बजरंग दल के एक कार्यकर्ता 35 वर्षीय शक्ति सैनी की भी मौत हुई। हमारे सहयोगी वेदांत नूह में शक्ति सैनी के घर पहुंचे तो उनके रोते बिलखते पिता को पाया, जो सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराते थे कि न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। सर, सबसे पहले तो बहुत मुश्किल समय कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। 35 साल के आपके भाई साहब थे। कब आपको खबर मिली और कैसे आपको पता चला कि इस वायलेंस में उनकी मौत हो गई है? सर, ऐसा है, हमारा भाई जो है 31 तारीख की शाम को लगभग 6 बजे घर पर ही था। हाँ। और वो खाना वाना खा करके यहाँ से घर गया कि मैं यहाँ हमारे गुरुकुल है, गुरुकुल में जा रहा हूँ मैं। तो गुरुकुल में जा रहा है तो कोई बात नहीं जी, यहाँ से तो गुरुकुल के लिए चला गया। उस समय गुरुकुल में कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने भीड़ भाड़ कर रखी थी गुरुकुल को क्षति पहुँचाने के लिए। गुरुकुल में जो सदस्य हैं उनको मारने की चेष्टा करने के बारे में जो उन्होंने वहाँ से गए थे। तो उस भीड़ भाड़ को देख करके वे गुरुकुल पे तो पहुँचा नहीं है, लेकिन उस भीड़ को जो है वहाँ से हमारे गांव के सरपंच हैं, उन्होंने उनको भगा दिया भीड़ को। तो रास्ते में कहीं जो है कि उस भीड़ ने उसको दबोच लिया, उसको जो है कि हत्या कर दी। दूसरी सर ये चीज़ बताइए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये प्रशासन का कहीं ना कहीं फेलियर है कि इस तरीके से मॉब इकट्ठा हो पाती हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो? देखो जी, प्रशासन पुलिस की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन की इसमें काफ़ी जो है ढील रही है। जो प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट नहीं थी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं की थी, तो इसमें प्रशासन की बहुत लापरवाही रही है, नाकामी रही है इसमें। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में जब आपसे ज़्यादा ही इस समय कौन अच्छा समझ सकता है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का कट्टरवाद जिसको हम कहते हैं वो गलत है जी। उसके बाद कोई जो है कि कोई कट्टरवाद नहीं था, वो कोई किसी प्रकार के कोई संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था। वो तो सीधा साधा स्वभाव का शांति प्रिय आदमी था जी। सर, मैं आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, बस एक चीज़ आप मुझे बताइए, आज आप अपने बेटे को कैसे याद करते हैं? याद खरीद रो के बीमार है सही नहीं, ग्रस्ते पहले से ही। हाँ जी, लकवा से ग्रस्ते थे भी तो। तो वही कहीं ना कहीं उनका भी ख्याल वही रखते होंगे। हाँ जी, देखो वो तो चले गए जी, बड़ी दुख की बात है। उसकी बातें कुछ याद आते हैं तो ऐसा महसूस तो होता है, बड़ा दुख है कि जो हमारे बीच से भाई गया है, उसका दुख तो होता ही है जी। किसी भी बाप के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ उसके बेटे की अर्थी का होता है। नफरत फैलाने वाले सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, नूह में जो हुआ है उन्होंने क्या किया है। ऐसे बोझ के आगे जाने कितने के कंधे टूट जाए, कितने परिवार बिखर जाते हैं, चाहे वो शक्ति सैनी का परिवार हो या फिर वो 19 वर्षीय इमाम का परिवार। इस नफरत में जीतता कोई नहीं। आइए अब बात करते हैं अगली खबर का। संसद में आज दिल्ली सर्विसेज बिल आया, यानी कि दिल्ली का एक अध्यादेश आया था
जिसमें दिल्ली सरकार को जो शक्तियां प्रदान की जानी थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उन शक्तियों को धारहीन बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर के आई और उसके बाद अब उसको बिल के रूप में संसद में प्रस्तुत किया। लोकसभा में उसमें चर्चा हुई। लोकसभा में आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के प्रदेश से संबंधित सवाल है, लोकसभा में आम आदमी पार्टी का एक ही सांसद है। इस पर विस्तार से चर्चा हुई, तमाम लोगों ने अपनी अपनी दलील रखी, सरकार ने भी रखी। और लोकसभा का जो एकमात्र सांसद थे, उन्होंने बिल की प्रति फाड़ी, बिल की कॉपी फाड़ी। तो जब ये हुआ तो पहले तो बिल पास हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी के इन सांसद को बाकी के संसद सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। आज किसने क्या क्या बोला संसद में, आइए आपको वो सुना। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। This is a unique bill and hope this bill is not replicated for the other states. And with these words, सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया। पौने दुर्योधन ने 26 जनवरी को देश के रिपब्लिक डे पर बाहर का विदेश से डेलीगेट खाता है और यही पौना दुर्योधन 26 जनवरी को राजपथ पर धरने पर बैठ गया था। मुख्यमंत्री धरने पर बैठते हैं। इस दिल्ली ने जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी, ये कौन सा न्याय है? इट्स रियली अनफेयर। पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी। Why are you opposing this man? He is your genetically modified product. He came out of your think tank. What went wrong? I am surprised. We knew that he was your man. He is still your man. ये सब गिरगिट है, जब कोई इधर बैठता है उधर बैठता है, इनकी सोच बदल जाती है। अब बात करते हैं मुंबई से सटे ठाणे की। यहां पर एक कॉलेज में एनसीसी के विद्यार्थियों की उनके ही सीनियर्स द्वारा बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसके वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है, मचना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है एनसीसी की। ऐसे पिटाई करके कैसे ट्रेनिंग की जाती है? सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। बारिश में भीगते हुए एनसीसी के इन छात्रों की बेरहमी से पिटाई का ये चौंकाने वाला वीडियो मुंबई से सटे ठाणे जिले के बेडेकर कॉलेज का है। पीटने वाला शख्स इन छात्रों का सीनियर है जो उन्हें एनसीसी की ट्रेनिंग दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। जे शिक्षक असतात ते शिक्षक असताना असल्या कुठल्याही गोष्टी होत नाही। किसी शिक्षक के होते ऐसा नहीं होता। शिक्षक मौजूद नहीं था तब ये घटना हुई है। ये एक विकृत घटना है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ज्यांनी चूक केली आहे त्याला कदापिही सोडलं जाणार नाही। आमतौर पर पुलिस भर्ती या फिर नौसेना, वायुसेना या आर्मी में भर्ती के लिए छात्र एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हैं और ये ट्रेनिंग किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की ओर से दी जाती है। लेकिन जिस तरह से पीड़ित छात्रों का सीनियर ही बिना किसी इंचार्ज के ये ट्रेनिंग ले रहा है और बेरहमी से छात्रों की पिटाई कर रहा है, उससे कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। वीडियो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी भी कॉलेज पहुंचे। वहीं कॉलेज को डर है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहीं बच्चे एनसीसी में हिस्सा ना लें। मुलांनी केवळ एका मुलाच्या भीतीमुळे किसी एक छात्र के डर से बच्चों को ऐसी एक्टिविटी नहीं छोड़नी चाहिए। हमने आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरुवात झालेली है ऑलरेडी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब जहां कॉलेज प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है तो वहीं अब भी सवाल कई हैं। सवाल यह है कि इस तरह से पिटाई कर ट्रेनिंग कब से दी जा रही थी और इसके साथ ही वीडियो के वायरल होने के बाद ही क्योंकि कॉलेज प्रशासन हरकत में आया है, इसलिए अब
कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।